This is Pot Spread. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक प्रोवोकेटिव आइडिया को समझने जा रहे हैं। उत्तर विकास परिप्रेक्ष्य यानी कि पोस्ट डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। देखिए, ये एक ऐसी सोच है जो विकास या डेवलपमेंट के पूरे विचार पर ही सवालिया निशान लगा देती है। तो आज की इस चर्चा में हम इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल लेयर बाय लेयर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत इसी बुनियादी सवाल से करते हैं। विकास, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? तरक्की, मॉडर्नाइजेशन, गरीबी का खत्म होना, यही सब है ना? लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या ये हमेशा एक पॉजिटिव वादा ही रहा है या फिर इसके पीछे पावर और कंट्रोल की कोई और ही कहानी चल रही थी? इस विषय की तह तक जाने के लिए हम अपनी चर्चा को इन 6 हिस्सों में देखेंगे। हम विकास के वादे और उसके संकट से शुरू करेंगे, फिर ये समझेंगे कि इस पर सवाल क्यों उठे, कौन थे वो मुख्य विचारक और असल दुनिया में इसके क्या विकल्प हैं। और हाँ, आखिर में हम एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन पर भी फोकस करेंगे। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं। देखिए, ये समझने के लिए कि विकास पर सवाल उठे ही क्यों, पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये वादा आखिर था क्या और ये आया कहाँ से था। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कई देश कॉलोनियलिज्म से आज़ाद हो रहे थे। अब इन नए देशों के लिए डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया। आइडिया ये था कि ये देश, जिन्हें उस समय थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था, अगर वेस्टर्न कंट्रीज के इंडस्ट्रियल मॉडल को अपना लें तो वो भी गरीबी से बाहर निकलकर विकसित बन सकते हैं। और ये वादा सुनने में बहुत अच्छा लगता था, बहुत पावरफुल था। लेकिन जो वादा किया गया था और जो हकीकत सामने आई, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। कई दशक बीत जाने के बाद भी दुनिया में असमानता कम नहीं हुई, बल्कि कई देश तो कर्ज के इतने बड़े बोझ के नीचे दब गए कि वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं ने उन पर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स यानी SAPs थोप दिए। अब इसका मतलब क्या था? आसान शब्दों में, सरकारी खर्चों में कटौती करो, खासकर एजुकेशन और हेल्थ पर, और अपने बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खोल दो। नतीजा, लोगों का भला और भी कम हो गया, और साथ ही बड़े बड़े बांध और इंडस्ट्रीज जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ने पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचाया ही, लाखों लोगों को उनके घरों से भी उजाड़ दिया। तो 1980s आते आते ये तो साफ हो गया था कि डेवलपमेंट के कई प्रोजेक्ट्स फेल हो रहे हैं। लेकिन तभी कुछ थिंकर्स ने एक ज्यादा गहरा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, क्या गड़बड़ सिर्फ इन प्रोजेक्ट्स को लागू करने के तरीके में है या विकास का पूरा आइडिया ही प्रॉब्लम है? और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से पोस्ट डेवलपमेंट की आलोचनात्मक सोच ने जन्म लिया। इस क्रिटिसिज्म की जड़ को समझने के लिए ना हमें फ्रेंच फिलोसोफर मिशेल फुको के डिस्कोर्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये बड़ा पावरफुल आइडिया है। फुको कहते हैं कि ज्ञान और शक्ति, मतलब नॉलेज और पार, हमेशा एक साथ चलते हैं। डिस्कोर्स किसी भी टॉपिक के बारे में सोचने और बात करने का एक ऐसा तरीका होता है जो हमारी रियलिटी को बना देता है। डिस्कोर्स ही तय करता है कि क्या सच है, क्या नॉर्मल है और क्या गलत या एबनॉर्मल है। और इसी के जरिए कुछ लोगों या इंस्टीट्यूशंस को दूसरों पर कंट्रोल करने का हक मिल जाता है। तो पोस्ट डेवलपमेंट थिंकर्स जैसे कि आर्थुरो एस्कोबार फुको के इसी आइडिया का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि विकास भी एक ऐसा ही डिस्कोर्स है। स्टेप 1, किसी देश पर GDP जैसे पश्चिमी पैमाने लगाकर अविकसित या अंडर डेवलप्ड का लेबल लगा दो। स्टेप 2, फिर डायग्नोस करो कि इनकी समस्या तो गरीबी और पिछड़ापन है, जिसके लिए एक्सपर्ट सॉल्यूशन चाहिए। और स्टेप 3, इन समस्याओं को ठीक करने के नाम पर वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे पश्चिमी इंस्टीट्यूशंस के इंटरवेंशन को जस्टिफाई कर दो। इस तरह विकास सिर्फ मदद करने का एक तरीका नहीं रह जाता, बल्कि ये कंट्रोल का, पावर का एक टूल बन जाता है। आर्थुरो एस्कोबार की ये लाइन इस पूरी बात को बिल्कुल साफ कर देती है। उनका कहना है कि डेवलपमेंट कोई सुधार की प्रक्रिया नहीं, बल्कि तीसरी दुनिया को मैनेज करने का, उसे कंट्रोल करने का एक तरीका बन गया, जो असल में कॉलोनियल मानसिकता को ही एक नए रूप में जारी रखता है। चलिए अब उन मेन थिंकर्स से मिलते हैं जिन्होंने इस पूरी क्रिटिकल थिंकिंग को शेप किया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरमेंटलिज्म, फेमिनिज्म, जिससे इस सोच को एक बहुत गहरी मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग मिलती है। आर्थुरो एस्कोबार के डिस्कोर्स वाले आर्ग्यूमेंट की तो हमने बात की। अब आते हैं गुस्तावो एस्तेवा पर। वो इसे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद या कल्चरल इंपीरियलिज्म कहते हैं। उनका तर्क है कि जब कोई किसी आत्मनिर्भर कम्युनिटी को
जो अपने में खुश है, सिर्फ इसलिए गरीब कह देता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो ये उनकी कल्चरल रिचनेस और सेल्फ सफिशिएंसी की बेइज्जती है। ये उन पर एक वेस्टर्न आइडिया थोपने जैसा है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। वहीं वोल्फगैंग सैग्स डेवलपमेंट की एनवायरमेंटल कॉस्ट पर फोकस करते हैं। वो बताते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ की इस अंधी दौड़ में हमने अपने प्लैनेट को कितना नुकसान पहुंचाया है। और जेम्स फर्ग्यूसन का कॉन्सेप्ट तो और भी दिलचस्प है। वो डेवलपमेंट को एक एंटी पॉलिटिक्स मशीन कहते हैं। उनका कहना है कि डेवलपमेंट क्या करता है, वो गरीबी जैसी डीप पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को एक सिंपल टेक्निकल प्रॉब्लम बना देता है। जैसे ये कहना कि किसी देश में गरीबी इसलिए है क्योंकि वहाँ मॉडर्न फार्मिंग नहीं है, ये उस देश के कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी के पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री को ही गायब कर देता है। और इस पूरी डिस्कशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेमिनिस्ट और इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जोड़ती हैं वंदना शिवा। वंदना शिवा का तर्क है कि डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो असल में पैट्रियार्कल है, यानी पुरुष प्रधान। ये नेचर और विमेन दोनों को एक ऐसी चीज़ के तौर पर देखता है जिसका शोषण किया जा सकता है। ये मॉडल खेतीबाड़ी में महिलाओं के ट्रेडिशनल नॉलेज और उनके रोल को कोई अहमियत नहीं देता। इसके बजाय वो लिविंग इकोनॉमीज़ की बात करते हैं जो लोकल नॉलेज और बायोडाइवर्सिटी पर आधारित हों। भारत में उनका नवधान्य आंदोलन इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जो महिला किसानों को सीड सॉवरेनिटी यानी बीज संप्रभुता के लिए एम्पावर करता है और कॉरपोरेट कंट्रोल का विरोध करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या पोस्ट डेवलपमेंट सिर्फ किताबों की बातें हैं, सिर्फ एक एकेडमिक थ्योरी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब कुछ रियल वर्ल्ड मूवमेंट्स को देखते हैं जो इन सिद्धांतों को असल में जी रहे हैं। भारत में इसके कई बेहतरीन एग्जाम्पल्स मिलते हैं। 1970s का चिपको आंदोलन याद है, जहां खासकर महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें गले लगा लिया। ये एक साफ संदेश था कि लोकल कम्युनिटीज अपने एनवायरनमेंट के लिए खड़ी हो सकती हैं। इसी तरह नर्मदा बचाओ आंदोलन ने बड़े बांधों जैसे डेवलपमेंट मॉडल पर ही सवाल खड़ा कर दिया, ये पूछते हुए कि ये किसका विकास है और किसकी कीमत पर। इन दोनों ने ऊपर से थोपे गए डेवलपमेंट का विरोध किया। लैटिन अमेरिका में भी बहुत पावरफुल ऑल्टरनेटिव्स उभरे हैं। मेक्सिको का ज़ापाटिस्टा आंदोलन, जिसने मार्केट ड्रिवन डेवलपमेंट को नकार कर ऑटोनॉमी और डिग्निटी के लिए संघर्ष किया, और इक्वाडोर का बुएन विवीर का कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब है द गुड लाइफ या अच्छा जीवन। ये डेवलपमेंट को जीडीपी में नहीं नापता, बल्कि नेचर और कम्युनिटी के साथ हार्मनी में नापता है। और ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, उनके संविधान में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जगह दी गई है। अब जैसा कि हर थियरी के साथ होता है, पोस्ट डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव की भी अपनी स्ट्रेंथ्स है और अपनी वीकनेसेस भी हैं। और एक बैलेंस व्यू रखने के लिए, जो एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमें दोनों पहलुओं पर नज़र डालनी होगी। आज के समय में जब हम क्लाइमेट चेंज और बढ़ती इनइक्वालिटी जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं, ये पर्सपेक्टिव पहले से कहीं ज़्यादा रेलेवेंट है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये कभी-कभी लोकल ट्रेडिशंस को ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिसाइज कर देता है और उनके अंदर मौजूद जाति या जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी जैसी समस्याओं को नज़रअंदाज कर देता है। एक और बड़ी आलोचना ये है कि ये समस्या तो बताता है, पर गरीबी जैसी ग्लोबल चैलेंजेस का कोई क्लियर लार्ज स्केल सॉल्यूशन नहीं देता। और हाँ, ये भारत में मनरेगा जैसी योजनाओं के पॉजिटिव इम्पैक्ट को भी शायद पूरी तरह से खारिज कर दे, जबकि इन योजनाओं ने लाखों लोगों को फायदा पहुंचाया है। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अगर इस टॉपिक से कोई भी सवाल आता है तो इन कोर कॉन्सेप्ट्स को जरूर याद रखना है। पहली बात, विकास एक न्यूट्रल प्रोसेस नहीं बल्कि एक डिस्कोर्स है, एक पावर मैकेनिज्म है। दूसरी बात, ये प्रोग्रेस के किसी एक यूनिवर्सल रास्ते को रिजेक्ट करता है। तीसरी, ये टॉप डाउन एक्सपर्ट नॉलेज के ऊपर लोकल नॉलेज को प्रायोरिटी देता है। चौथी और सबसे ज़रूरी बात, इसका फोकस विकास में सुधार पर नहीं बल्कि विकास के विकल्पों पर है। और आखिर में एस्कोबार, एस्टीवा, सैक्स, फर्गसन और वंदना शिवा जैसे थिंकर्स और उनके मेन आर्ग्यूमेंट्स को याद रखना है। तो आखिर में ये पर्सपेक्टिव हमें कोई आसान सा जवाब नहीं देता, बल्कि एक बहुत गहरा सवाल देकर छोड़ जाता है कि अगर दुनिया की तरक्की का कोई एक ही नक्शा नहीं है, तो क्या हम एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हैं जो एक नहीं बल्कि हजारों अलग अलग रास्तों को एक साथ अपनाए? ये एक ऐसी चुनौती है जो हम सभी को विकास के बारे में हमारी अपनी सोच पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर करती है।